Good evening, friends. Namaskar and welcome to today's session. जो आज हमारा टॉपिक है दोस्तों, दैट इज इफेक्ट ऑफ LIC IPO. दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान में से डेवलपमेंट ऑफिसर्स, एजेंट्स, टॉप के एजेंट्स जो TOT, COT, MDRT प्रोफेशनल एजेंट्स हैं, उन सबका रिक्वेस्ट आया कि सर आप इस चीज को बहुत ही डिटेल में हमारे लिए एक सेशन रखिए एंड वी वांट टू ज्वाइन, वी वांट टू अटेंड दैट सेशन. तो आज के इस सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं. आज का जो सेशन रहेगा दोस्तों, LIC का IPO. आज ये हॉट टॉपिक सब जगह चल रहा है, सब जगह. आज आप मार्केट में जाते हैं तो आपको यही सवाल पूछा जाता है, सर जो IPO आ रहा है उसका क्या होगा. आज हर एक के माइंड में एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कंटिन्यूअस चल रहा है कि एजेंट्स पे क्या इफेक्ट होगा, LIC के पॉलिसी होल्डर्स पे क्या इफेक्ट होगा, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्या चेंजेस आ सकते हैं, उसका क्या इफेक्ट उसमें हो सकता है. और जब भी आप मार्केट में जाते हैं दोस्तों, तो कस्टमर आपसे यह सवाल अवश्य पूछता है, प्रोस्पेक्ट आपसे यह सवाल अवश्य पूछता है, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप उसको उसी संदर्भ में सही जवाब दे पाए कि क्या होगा. तो इन सब चीजों के बाद लास्ट में दोस्तों क्वेश्चन एंड आंसर्स रखा जाएगा एंड आप चैट में डाल सकते हैं, कमेंट में डाल सकते हैं. जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो वो लिख के रखिएगा, लास्ट में वह अवश्य हमारे साथ शेयर कीजिएगा. हमारा जो मीटिंग होता है बिल्कुल टाइम पे स्टार्ट होता है, सो दैट वी वैल्यू द टाइम ऑफ इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स. तो दोस्तों, यह सब सवाल कौन से चल रहे हैं मार्केट में, सीधा ही हम आज उससे शुरुआत करते हैं. जो टॉपिक्स रखे गए हैं उसमें सबसे पहले हम दोस्तों लेने वाले हैं IPO का इफेक्ट पॉलिसी होल्डर्स पर क्या रहेगा. उस चर्चा के बाद हम आएंगे इंश्योरेंस इंडस्ट्री एज अ होल. इंश्योरेंस इंडस्ट्री पे इसका क्या इफेक्ट आ सकता है, उसके क्या चेंजेस आ सकते हैं. और मार्केटिंग टीम जो भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं, उसके सेल्स में जुड़े हुए हैं, उनको किन चीजों में बदलाव लाना पड़ेगा. तो मतलब कि जो एजेंट्स हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, सीनियर बिजनेस एसोसिएट्स हैं, या अदर चैनल से जो ऑपरेट करते हैं, उनको क्या बदलना पड़ेगा, उनके अंदर क्या चेंजेस आ सकते हैं. ये तीनों पॉइंट साथियों हम पूरे सेशन में लेंगे. इस बीच में जो भी आपके माइंड में सवाल आते हैं वो इस प्रकार की कोई बेहतरीन डायरी अपने पास रखिएगा, उस पर लिखते रहिएगा जो भी पॉइंट्स आपको अच्छे लगते हैं. और जो भी कमेंट्स हैं कमेंट सेक्शन में, चैट में अवश्य डालिएगा, ताकि हमें भी यह पता चले कि हम आपके और बेहतर आपके लिए वीडियोस ला सकें और इस प्रकार के सेशन आपके लिए हम अरेंज कर सके. दोस्तों, पहला सवाल आता है कि दिस इज द बिगेस्ट IPO, द बिगेस्ट IPO इन इंडिया. सबसे बड़ी खबर जो है यही चल रही है आज कि सबसे बड़ा IPO आ रहा है. आप कभी भी देखेंगे किसी भी छोटी मोटी कंपनी का भी अगर IPO आता है तो मार्केट में चर्चा रहती है IPO कैसा होगा, क्या इसमें इन्वेस्ट करने जैसा है, या उससे रिलेटेड रिस्क, उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी बातें होती है दोस्तों.
तो जो अभी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आईपीओ आने जा रहा है, उसके बारे में अवश्य ही मार्केट में चर्चा होगी। तो मार्केट में चल क्या रहा है, कौन से न्यूज पे यह बातें चल रही है दोस्तों? यह जो आईपीओ होगा वो तकरीबन 90,000 करोड़ के आसपास का आईपीओ होगा, 90,000 करोड़ का आईपीओ होगा। और लॉन्च जो होने जा रहा है, ये लॉन्च होने जा रहा है तकरीबन अक्टूबर 2021 के बाद। उसका रीजन है दोस्तों, जब सबसे बड़ा आईपीओ होता है तो उससे रिलेटेड जो प्रोसेसेस होती है, किस तरह से उसको लॉन्च किया जाएगा, क्या वैल्यूएशंस आएंगे, कैसे आगे बढ़ना है, किस किस को इसकी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, यह सब तैयारियां करने में सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सभी को मेहनत लगती है, जो भी इस से कनेक्टेड है। सो अक्टूबर 2021 के बाद लॉन्च होगा। और यह जो जबरदस्त चीज चल रही है, बहुत सारे मीडियाज में यह चल रहा है कि एलआईसी के आईपीओ आने से पहले तकरीबन मार्केट में 1 करोड़ के आसपास डीमैट अकाउंट खुलेंगे। अब साथियों सोचिए, 1 करोड़ के आसपास जब डीमैट अकाउंट खुलने जा रहे हैं, इसका मतलब कितना बेसब्री से मार्केट को इंतजार था इस आईपीओ का। 1 करोड़ डीमैट अकाउंट नए, चलिए 1 करोड़ नहीं खुलेंगे, 50 लाख भी अगर डीमैट अकाउंट खुलते हैं तो यह एक बहुत बड़ी खबर होती है। यह बताती है कि लोग कितने उत्सुक हैं एलआईसी के साथ और जुड़ने में। उसके साथ साथियों, मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है तकरीबन 8 से 10 लाख करोड़ का अंदाज लगाया जा सकता है। 8 से 10 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन, और वैल्यूएशंस जो रहेंगी 12 से 15 लाख करोड़ की वैल्यूएशंस हैं। और सरकार जो अब तक 100% ऑनर थी, एलआईसी का जो ऑनर था, ऑनरशिप जो था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था 100%। और दोस्तों आपको जानकर ताज्जुब होगा कि एलआईसी में जो कैपिटल इन्फ्यूज हुई थी गवर्नमेंट की, दैट वाज 5 करोड़। एलआईसी में जो गवर्नमेंट ने कैपिटल इन्वेस्ट किया था वो 5 करोड़ था। और उस 5 करोड़ कैपिटल के सामने तकरीबन 2,500 करोड़ का डिविडेंड, तकरीबन हर साल यह फिगर जो है अपडेट होता है, अपग्रेड होता है, बढ़ रहा है। 5 करोड़ के सामने, कैपिटल के सामने उसका जो डिविडेंड एलआईसी गवर्नमेंट को देती थी हर साल, अभी भी देती है, तकरीबन 2,500 करोड़। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस कंपनी की वैल्यूएशंस क्या है और इस कंपनी के बारे में लोग ऐसे क्यों उत्सुक है। 5 करोड़ के सामने 2,678 करोड़ डिविडेंड। आप ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिसमें अगर आप 5 रुपए डालें तो 2,678 रुपए आपको डिविडेंड मिले? कैपिटल तो उधर ही है। सरकार ने 5 करोड़ डाले थे और आज 2,678 करोड़ डिविडेंड लास्ट चेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया एलआईसी ने। एलआईसी का जो ऑनरशिप है 100% वो गवर्नमेंट के पास है अब तक, और गवर्नमेंट उसमें से 6 से 7% तकरीबन डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। तकरीबन 6 से 7% जो है वो दिया जाएगा ओपन सभी के लिए। मतलब अगर एलआईसी के पास, एलआईसी का 100% मालिकी है तो उसमें से सिर्फ 6 या 7% के आसपास
आईपीओ के लिए यह हिस्सेदारी बेची जाएगी। मतलब कि हिंदुस्तान की प्रजा को उसका भागीदार बनाया जाएगा, जो इतनी जबरदस्त कंपनी है जिसके बारे में आप सोचिए 5 करोड़ के सामने, 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट के सामने 2678 करोड़ डिविडेंड दिया गया है गवर्नमेंट को एलआईसी ऑफ इंडिया की तरफ से। ऐसी शानदार अपॉर्चुनिटी को हर एक हिंदुस्तानी को भागीदार बनाने के लिए सरकार जो है वो 6 से 7% जो अपना हिस्सा है उसको दे रही है। 100% में से सिर्फ 6 और 7% के आसपास का अनुमान है दोस्तों। बाकी के जो एग्जैक्ट फिगर्स है वो आते रहेंगे, अपडेट्स आते रहेंगे। और 10%, एक और भी नई खबर आ रही है, 10% जो है वो भी आपके लिए थोड़ा सस्पेंस है, अभी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा 10% क्या है। दोस्तों अब पॉलिसी होल्डर आपसे पूछता है, अगर इतनी बढ़िया कंपनी है, इतनी जोरदार कंपनी है, इतनी शानदार कंपनी है कि आप बोल रहे हैं कि 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट के सामने अगर 2678 करोड़ इनकम आ रही है गवर्नमेंट को, तो यह कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट क्यों किया जा रहा है, यह कंपनी को क्यों बेचा जा रहा है, इसके शेयर्स क्यों दिए जा रहे हैं मार्केट में, क्या कारण है? दोस्तों आप दिल पे हाथ रखिएगा, जब आप घर बनाते हैं अपना, तो घर बनाने के लिए आप कहां से पैसों का बंदोबस्त करते हैं? आप खुद की पूरी इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं। जब आप अपना सपनों का घर बनाते हैं, अपने लिए घर बनाते हैं, तो अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट कहां कहां पड़ी है उसको एक्यूमुलेट करते हैं, अपनी सेविंग्स कहां कहां पड़ी है उसको एक्यूमुलेट करते हैं, राइट? जो जो चीजें आप इनकेश कर सकते हैं उसको इनकेश करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, और तब जाके आपका सपनों का घर बनता है। एक घर के लिए जहां जहां से कैपिटल हो सकती है, पैसे हो सकते हैं, हम उसका बंदोबस्त करते हैं। दोस्तों जब घर बनता है तो हम यह सब काम करते हैं, तो जब देश बन रहा है, देश की उन्नति हो रही है, देश की प्रगति हो रही है, देश को कितने सारे कैपिटल की जरूरत पड़ सकती है। तो जैसे हम जब घर बनाते हैं तो जो जो चीजें, जो जो इन्वेस्टमेंट हम डिस्पोज ऑफ करके एनकेश करते हैं ताकि हम घर बना सकें, उसी तरह सरकार को भी अभी देश को डेवलप करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे फंड की जरूरत पड़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, हर एक जगह पैसे की जरूरत पड़ती है। तो एलआईसी का 5 से 7% हिस्सा, जिसकी वैल्यूएशन तकरीबन 90,000 करोड़ हो सकती है, 5 से 7% हिस्सा सरकार हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को अपॉर्चुनिटी दे रही है कि एलआईसी के इस काम में आप भी भागीदार बन सकते हैं। सो आईपीओ का मेन रीजन है कि देश डेवलप होगा तो जो भी चीज नई बनती है पैसे की जरूरत पड़ती है, घर बनता है पैसे की जरूरत पड़ती है, पूरे देश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है तो पैसे की जरूरत पड़ रही है। सो दिस इज द रीजन साथियों। आप में से हर एक साथी को सबसे पहले तो पता होना चाहिए क्या बेस है, क्यों है। अगर यही चीज आप आपके कस्टमर को समझाते हैं डिटेल में, तो जैसे आप कन्विंस हुए वैसे कस्टमर को भी पता चलेगा कि क्या कारण है। जब आपका वाई क्लियर होता है तब आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है। दोस्तों वाई क्लियर होना बहुत जरूरी होता है जिंदगी में। उसके बाद साथियों आता है व्हाट अबाउट द गवर्नमेंट गारंटी। जैसे ही वाई क्लियर हो गया भाई क्यों सरकार ये आईपीओ ला रही है, अब कस्टमर पूछेगा या आपके मन में भी सवाल होगा सर कि जो सॉवरेन गारंटी सरकार दी हुई है अंडर सेक्शन 37 में, तो उस गारंटी का क्या होगा। आज तक जो आपके साथ पॉलिसी होल्डर्स जुड़े हुए हैं,
आज तक जो आपने इतने सालों में बिजनेस किया है, उसमें जो एक मेन फोकस था, एक आपका पावर था, एक समझ लीजिए आपका कॉम्पिटिटिव एज था कि यह सरकार की कंपनी है और इसमें सॉवरेन गारंटी दी गई है अंडर सेक्शन 37। तो वो उसका क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा दोस्तों? तो सरकार की जो गारंटी है सेक्शन 37 की, वो इसीलिए कंटिन्यू रहेगी क्योंकि सरकार सिर्फ हिस्सा दे रही है, छोटा सा, बाकी पूरा 94% हिस्सा अभी भी सरकार के पास रहने वाला है। तो जो गवर्नमेंट गारंटी है, जो सॉवरेन गारंटी है, वो कंटिन्यू रहेगी। फाइनेंस मिनिस्टर ने भी अपने स्टेटमेंट में लास्ट टाइम कहा था कि जो गवर्नमेंट की गारंटी है इट विल कंटिन्यू। सो आपके लिए, आपके कस्टमर्स के लिए, आपके भविष्य के कस्टमर्स के लिए इसके अंदर किसी भी प्रकार का दुविधा, टेंशन या क्या बोलते हैं, छोटा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। सो गवर्नमेंट गारंटी इज always there and will remain there. What about us? अब कस्टमर पूछ रहा है फिर भी हमारे लिए क्या हो सकता है? तो दोस्तों, जो मैंने आपको खबर दी, 10% जो आईपीओ का हिस्सा है, मतलब जो तकरीबन 90,000 करोड़ का आईपीओ आ सकता है, उसका 10% तकरीबन एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स के लिए रिजर्व रखा जाएगा। मतलब जो एलआईसी के कस्टमर्स हैं, वो कस्टमर्स के साथ ऑनर भी बनेंगे, वो कस्टमर के साथ एलआईसी के ऑनर भी होंगे। इसीलिए मेरे लास्ट वीडियो में मैंने ये कहा था, मेरा जो यूट्यूब चैनल पर ऐसा ही एक वीडियो है जो एलआईसी से, आईपीओ से रिलेटेड है, उसमें यह शब्द इस्तेमाल किए गए थे कि कस्टमर को अब फायदा होगा, कस्टमर ऑनर भी होगा और कस्टमर पॉलिसी होल्डर भी होगा। तो आने वाले समय में कस्टमर को प्रॉफिट भी मिलेगा, आने वाले समय में कस्टमर को बोनस भी मिलेगा, आने वाले समय में कस्टमर के लिए जो भी पैसे की गारंटी थी गवर्नमेंट की, वो कंटिन्यू रहेगी। इसका मतलब जो 10% आईपीओ का हिस्सा है वो एक्सक्लूसिवली पॉलिसी होल्डर्स के लिए रिजर्व रखा जाएगा। तो ये पॉलिसी होल्डर्स के लिए खुश खबर है जो आपको अवश्य उन तक पहुंचानी चाहिए दोस्तों। सो उनको डबल फायदा होगा, दे विल नाउ कस्टमर्स प्लस ऑनर्स। What changes will be there? और क्या क्या बदलाव आएंगे कस्टमर के लिए, एजेंट्स के लिए? तो इसके बारे में हम आपको और जानकारी देते जा रहे हैं साथियों। नाउ दोस्तों, कई बार आज का जो सेशन है उसमें सिर्फ इसके ऊपर चर्चा नहीं होगी, आप कुछ ऐसी चीज ले जाएंगे जिससे आपका बिजनेस भी बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हमने आपका वाई क्लियर किया, पॉलिसी होल्डर्स के लिए क्या आ सकता है वो क्लियर किया, ताकि जब भी आप कस्टमर से बात करें, प्रोस्पेक्ट से बात करें, तो आपका वाई क्लियर होना चाहिए। तो आपका कॉन्फिडेंस और कस्टमर का कॉन्फिडेंस आपके प्रति और एलआईसी के प्रति और भी मजबूत बनेगा दोस्तों। नॉर्मल इन्वेस्टमेंट दोस्तों कौन कौन सी होती है? एक इक्विटी में होती है, एक रियल एस्टेट में होती है। जितने भी आपके प्रोस्पेक्ट्स, आपके कस्टमर्स इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, वो इक्विटी में करते हैं, वो रियल एस्टेट में करते हैं, वो कमोडिटीज में करते हैं और डेब्ट्स में करते हैं। नॉर्मली अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो इन्वेस्टमेंट के ये 4 एवेन्यूज होते हैं किसी के लिए भी। इक्विटी में या तो म्यूचुअल फंड के थ्रू या तो डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग, कमोडिटीज में करते हैं, डेब्ट्स में करते हैं। फिर एक सवाल आता है, मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर विच इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट?
बहुत सारे साथियों का एक कॉमन क्वेश्चन होता है, जब भी हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं तो एक सिंपल सामने से क्वेश्चन आ जाता है, सर आपने बताया इक्विटी में इन्वेस्ट बढ़िया होता है, रियल एस्टेट में होता है, कमोडिटीज, कमोडिटीज में सब आ गया, गोल्ड आ गया, सिल्वर आ गया, क्रूड ऑयल आ गया, हर एक चीज का कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट होता है। और डेट्स, डेट्स में दोस्त सब आ गया, एफडी आ गया, डिबेंचर्स आ गए, कंपनी के बॉन्ड्स आ गए, एलआईसी की पॉलिसी को भी आप डेट में मान सकते हैं बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट एंड सिक्योरिटी एंड गारंटी एंड बेटर रिजल्ट्स। सो इसमें से सबसे बेस्ट कौन सा? आपको भी सवाल आता होगा, आपको भी कस्टमर सवाल पूछते होंगे कि हमें बताएं इनमें से बेस्ट कौन सा। तो अभी आपके लिए दोस्तों जवाब आ रहा है, इनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, विच इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों, अगर सीधा जवाब दिया जाए तो मतलब कोई भी आदमी, आप केमिस्ट के दुकान में चले जाओ और उसको बोलो बेस्ट दवाई दे दो, क्या देगा? दवाइयां तो सब बेस्ट हैं, दवाइयां सब अच्छी हैं। आप कस्टमर के पास, एज अ कस्टमर आप केमिस्ट के पास चले गए, दवाई की दुकान पे चले गए और आपने बोला सबसे अच्छी दवाई दे दो, कौन सी देगा? तो जैसे कोई भी आदमी पूछता है विच इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, तो इट इज लाइक दैट, वो उसी तरह हो गया कि आप दवाई के दुकान पे चले जाओ और उसको बोलो कि मुझे सबसे बेहतरीन दवाई दे दो। दोस्तों जब आप किसी भी दुकान पे जाते हैं, केमिस्ट के पास जाते हैं, दवाई लेने जाते हैं, तो आपसे क्या मांगता है? आपसे पर्ची मांगता है कि कौन सी दवाई चाहिए, और वो पर्ची कौन लिखता है? वो डॉक्टर लिखता है। डॉक्टर आपको जो दवाई लिख के देता है वही आपके लिए बेस्ट होती है। हो सकता है केमिस्ट के पास हजारों दवाएं हो लेकिन आपके काम की एक भी ना हो। सो डिपेंड्स कि आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छी कौन सी है, उसके ऊपर हम बात करेंगे दोस्तों। फूड सबसे अच्छा कौन सा है, खाना सबसे अच्छा कौन सा है, वो डिपेंड करता है आपके बॉडी पे कि आपकी बॉडी कैसी है, उसको क्या रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसी तरह मेडिसिन डिपेंड करती है आपका फिजिकल कंडीशन कौन सा है, उसकी क्या नीड है। और उसी तरह दोस्तों इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है आपकी गोल्स की प्रायोरिटी क्या है और आपका रिस्क एपिटाइट क्या है। ये तीन चीजें बहुत ध्यान से समझिएगा और आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए ये लाइफ टाइम आपको काम में आएगी। फूड कौन सा खाना चाहिए वो आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है, मेडिसिन कौन सी लेनी चाहिए वो आपके फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है। उसी तरह कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेस्ट है वो आपकी गोल प्रायोरिटी एंड आपके रिस्क एपिटाइट पे डिपेंड करता है। दोस्तों आज जो मैंने आपको बताया है कि आईपीओ के इफेक्ट पॉलिसी होल्डर्स पे, इंडस्ट्री पे और एजेंट्स पे क्या हो सकते हैं, उसके साथ साथ आपको मैं यह चीज का भी एक एडिशन दूंगा दोस्तों कि कस्टमर से जब बात करते हो तो इन्वेस्टमेंट के बारे में कौन सी चीजों पे ध्यान देना चाहिए। देन आता है क्वेश्चन हाउ मच। आप सोचते हैं कि इक्विटी में अगर इन्वेस्ट करना है तो कितना, एलआईसी पॉलिसी में इन्वेस्ट करना है तो कितना, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है तो कितना, गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो कितना। और यह जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं ये आपको बिजनेस ग्रो करने के लिए बहुत ही बेहतरीन टूल है दोस्तों। घी, घी सेहत के लिए अच्छा है या बुरा? शुगर सेहत के लिए अच्छी है या बुरी? और नमक
सेहत के लिए अच्छा है या बुरा? दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि घी सेहत के लिए अच्छा है, सेहत के लिए बुरा भी है। चीनी, शुगर सेहत के लिए अच्छी भी है, सेहत के लिए बुरी भी है। नमक सेहत के लिए अच्छा भी है और नमक सेहत के लिए बुरा भी है। इसका मतलब घी अच्छा है, लेकिन खाली घी खाने से क्या होगा यह आप जानते हैं। शुगर अच्छी है, एनर्जी देती है आदमी को, ग्लूकोज उसके अंदर रिलीज होता है। जब भी आदमी शुगर खाता है तो बॉडी में एक एनर्जी होती है, लेकिन सेम शुगर डायबिटीज वाले के लिए जहर समान है। अगर आदमी थक गया हो, पानी में आप कभी भी देखिएगा किसी को डिहाइड्रेशन हो जाता है, गर्मी लग जाती है, परिस्थिति सही नहीं होती, तो डॉक्टर क्या बोलता है, नमक और चीनी पानी में मिला के पीने से एनर्जी मिलती है। लेकिन चीनी डायबिटिक आदमी के लिए जहर के समान है। उसी तरह जिसको हाई ब्लड प्रेशर है उसके लिए नमक जो है बहुत रिस्की है। इन्वेस्टमेंट में भी कोई चीज खराब नहीं होती, कोई चीज सही नहीं होती। सही मायने में इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है कस्टमर के गोल्स पे और कस्टमर का रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पे। उसका रिस्क प्रोफाइलिंग क्या है। मेडिकल शॉप में सब दवाइयां काम की है, सब, लेकिन आपके लिए कौन सी काम की है उसके लिए डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। उसी तरह इन्वेस्टमेंट में भी सब अच्छा हो सकता है, लेकिन कौन सी चीज कितने प्रोपोर्शन में होनी चाहिए उसमें आपके जैसे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, आपके जैसे नॉलेजेबल आदमी की जरूरत पड़ती है। दोस्तों वहां थंब रूल नहीं चलता। यह एक नंबर है, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा 4-5 सेकंड में आपके लिए होल्ड करूंगा इस स्लाइड को। आप ये नंबर अभी आपके डायरी में लिख लें, तीनों नंबर। दोस्तों यह 3 नंबर हैं। आप यह जो है और यह दोस्तों हमारा YouTube चैनल है। इसके ऊपर एक और भी वीडियो जो है LIC IPO के लिए रखा गया 10 मिनट का बहुत ही जबरदस्त वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। हमारे इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। IMFT संजय गुरनानी। बहुत ही टेक्निकल चीजें दोस्तों मैं आपके लिए लाता हूं। डिसीजन राइट, फ्यूचर ब्राइट। इस चीज को आपके दिल में रखिएगा, आपके दिल पर लिख लीजिएगा। जिंदगी में डिसीजन राइट तो फ्यूचर ब्राइट। डिसीजन लेना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग डिसीजन नहीं लेते बिकॉज ऑफ द रिस्क। क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, क्या हो सकता है, कहीं पैसे तो नहीं डूब जाएंगे। आप कभी भी देखिएगा जिंदगी में डिसीजन कोई गलत नहीं होता, डिसीजन कोई सही नहीं होता। डिसीजन होता है, रिजल्ट उसको सही या गलत बताती है। रिजल्ट डिसीजन को सही या गलत बनाती है। कभी भी दोस्तों डिसीजन गलत नहीं होता। अगर जिंदगी में आपको आगे बढ़ना है तो जो सोच रहे हो, जो चाह रहे हो, जो करना चाहते हो, उसका डिसीजन लेके उस पे काम करना शुरू कर दीजिएगा। आपका रिजल्ट आपके डिसीजन को हमेशा सही बनाएगा। अगर आप दिल से कहीं सोच रहे हो क्या होगा, कैसे होगा, टेक द डिसीजन एंड मेक इट राइट। जिंदगी में डिसीजन जो होता है, कमजोर आदमी सोचता है करूं नहीं करूं, लूं नहीं लूं, करूं
कैसे करूं, वो सोचता रहता है पूरी जिंदगी। और जो मजबूत आदमी होता है वो डिसीजन लेता है और उस डिसीजन को राइट बनाता है अपने काम से, अपने डेडिकेशन से, अपने इंटरेस्ट से, अपने लगन से लगा रहता है दोस्तों। तो जिंदगी में कभी भी कोई भी डिसीजन गलत नहीं होता। रिजल्ट अगर गलत आया तो डिसीजन गलत, रिजल्ट सही आया तो डिसीजन सही। डिसीजन कभी गलत नहीं होता। आप डिसीजन लेके उसको सही साबित कर सकते हैं दोस्तों। अब आपके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो प्ले करूंगा। उस वीडियो के बाद हम लेने वाले हैं आपके बिजनेस पर क्या असर होगा और आपकी इंडस्ट्री पे, पूरी इंडस्ट्री पे क्या चेंजेस आ सकते हैं दोस्तों। यह छोटा सा वीडियो जो आपके बहुत सारे सवालों को, बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करेगा। और इसके अंदर मैंने टर्म प्लान का भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए शेयर कर रहा हूं दोस्तों। नमस्कार साथियों, मेरे इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं संजय गुरनानी, आपका दोस्त और आपका बिजनेस गाइड। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी ही इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पे आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए जबरदस्त आइडियाज लाने वाले हैं। और आज के इस वीडियो का मेन पर्पस क्या है दोस्तों? क्या बहुत सारे लोग आपको ऐसे बोलते हैं, मैंने 2 करोड़ का टर्म प्लान लिया हुआ है, मैंने 5 करोड़ का टर्म प्लान लिया हुआ है और वो सफिशिएंट है। तो टर्म प्लान को कैसे एनालाइज करना चाहिए, किसके लिए कितने टर्म प्लान की जरूरत होती है, क्या वो सही है या उनको और ज्यादा लेना चाहिए, या टर्म प्लान चेक करने के लिए कौन सी पॉइंट्स पर ध्यान देना चाहिए दोस्तों। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। टर्म प्लान का राज हम आपके लिए खोलने वाले हैं दोस्तों। बहुत सारे साथियों ने मुझसे यह पूछा है कि सर, आप जो फाइनेंशियल प्लानिंग सिखाते हैं, क्विक फाइनेंशियल टूल्स क्या है, या बिजनेस स्ट्रेटजीज क्या है, या आपका जो कोर्स है QFT प्लस IBD, ये क्या है, सभी बताऊंगा दोस्तों आपके लिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं कि टर्म प्लान कितना होना चाहिए। दोस्तों, टर्म प्लान गिनती के लिए ह्यूमन लाइफ वैल्यू, उसको जानना बहुत जरूरी है। हम जिस चीज का प्रोटेक्शन लेते हैं, जिस चीज को हम इंश्योरेंस करते हैं, जिस भी चीज का, वो फ्लाइट हो, वो शिप हो, वो कार हो या घर हो, कोई भी चीज हो, उसका फाइनेंशियल वैल्यू गिन सकते हैं। कार का वैल्यू 10 लाख है, 50 लाख है, 1 करोड़ है, प्लेन का वैल्यू 100 करोड़ है, 500 करोड़ है, आप कुछ भी गिन सकते हैं। लेकिन इंसान की जितने भी पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स, उसका हम वैल्यू नहीं गिन सकते। हम आंख का वैल्यू नहीं गिन सकते, हम हाथ का वैल्यू नहीं गिन सकते, हम किडनी का वैल्यू नहीं गिन सकते, हम लिवर का वैल्यू नहीं गिन सकते। तो फिर इंसान का इंश्योरेंस कैसे लिया जाए? इंसान का इंश्योरेंस गिनने के लिए ह्यूमन लाइफ वैल्यू का फैक्टर होता है। जो इंसान अपने परिवार को आने वाले समय में कितना फाइनेंशियल सपोर्ट देगा, उसको बोलते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं साथियों गिनने के लिए। लेकिन अगर किसी भी इंसान ने 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ का इंश्योरेंस लिया है, तो सबसे पहले आने वाले समय तक उसके परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए, वो वैल्यू होनी चाहिए। उसके बाद जो उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बच्चों की एजुकेशन है, बच्चों की मैरिज है, उसका भी वैल्यू प्लस होना चाहिए। उसके बाद उस इंसान ने जो भी लायबिलिटीज ली हैं, जैसे कि कार लोन है, वो प्रोटेक्टेड होनी चाहिए उसके टर्म प्लान में। क्योंकि ह्यूमन लाइफ वैल्यू में कई बार कई सारे साथी यह चीज भूल जाते हैं। ह्यूमन लाइफ वैल्यू के साथ साथ साथियों सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो सोशल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं,
पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं, बिजनेस के फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं, यह सब प्लस होने चाहिए। यही तो इंपॉर्टेंट होता है एक प्रोफेशनल एडवाइजर का। प्रोफेशनल एडवाइजर आपको यह सब चीज बताएगा, लेकिन जब ऑनलाइन कोई भी हम प्रोडक्ट लेते हैं तो ऑनलाइन में यह सब चीजों का ध्यान नहीं रखा जाता। ऑनलाइन में सिर्फ बताएंगे आपको कि 1 करोड़ का टर्म प्लान इतने में मिलेगा, 2 करोड़ का टर्म प्लान इतने में मिलेगा, लेकिन आपको कितना एक्चुअल नीड है उसी के लिए ही तो दोस्तों एक्सपर्ट की जरूरत होती है। ऑनलाइन आप दवाई मंगवा सकते हैं, लेकिन उस दवाई का रिएक्शन हो गया, उसका इलाज ऑनलाइन नहीं मिलता, उसके लिए डॉक्टर चाहिए। तो उसी तरह आपका जो एडवाइजर है वो आपका फाइनेंशियल डॉक्टर है। तो यह चीज मैं साथियों आपके लिए लाया हूं। इस चीज के ऊपर बहुत ध्यान दीजिएगा कि किसी को भी ह्यूमन लाइफ वैल्यू के बारे में कैसे समझाना चाहिए, कौन कौन सी चीजें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। मेरे बहुत सारे दोस्त पूछते हैं, सर हमारे बहुत सारे क्लाइंट ऐसे बोल रहे हैं कि रियल एस्टेट में ज्यादा रिटर्न आता है, उससे बेटर है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें। बात सही भी है और बात गलत भी है। रियल एस्टेट किसके लिए कितना क्या रिटर्न दे रहा है उसकी कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है दोस्तों। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने 1 करोड़ में प्रॉपर्टी लिया, अब वो 3 करोड़ का हो गया, लेकिन 3 करोड़ का हो गया कितने समय में हो गया, उसमें कितना लोन लिया था, उसमें कितना मेंटेनेंस आया, उसको कैसे आपने ट्रीट किया, उस पर टैक्स कितना आएगा, यह सब जब फैक्टर्स हम गिनते हैं तब पता चलता है कि एक्चुअली में रियल एस्टेट में रिटर्न कितना आ रहा है। आपने फ्लैट लिया, उस पर लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट भरा, उसका मेंटेनेंस दिया, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जब आप रियली फैक्टर गिनते हैं तब पता चलता है कि एक्चुअली में रियल एस्टेट में आपका रिटर्न कितना आया। तो रियल एस्टेट का रिटर्न गिनने के लिए यह चीजें बहुत जरूरी है दोस्तों। बहुत सारे साथी एसआईपी कर रहे हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसमें भी रिटर्न गिनना बहुत जरूरी है। किसी के अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, कहीं पर एसआईपी चल रहा है, कहीं पर और मंथली इन्वेस्टमेंट चल रहा है। तो आपको किसी भी क्लाइंट का किस तरह से पूरा पोर्टफोलियो का रिटर्न गिनना चाहिए, यह हमारे इस कोर्स का एक पार्ट होता है। यह हम सिखाते हैं हमारे जितने भी एडवाइजर्स हैं जो QFT क्विक फाइनेंशियल टूल्स प्लस इंश्योरेंस बिजनेस डेवलपमेंट का कोर्स करते हैं दोस्तों। इसमें हम यह सब चीजें सिखाते हैं दोस्तों। आपसे कई बार बहुत सारे क्लाइंट ऐसे पूछते हैं कि मुझे रिटायरमेंट पे 2 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, तो मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यह क्लाइंट ऐसा बोल रहा है कि अगर मैं महीने का 50,000, महीने का 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे फ्यूचर में 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद कितना पैसा मिलेगा। इसको बोलते हैं वेल्थ प्लानिंग टूल। किसी का भी वेल्थ प्लानिंग बनाना हो तो आपको इस टूल की आवश्यकता होगी। हमारे इस कोर्स में यह टूल्स हम आपके लिए प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। बिजनेस की बैलेंस शीट होती है, कंपनी की बैलेंस शीट होती है। क्या आपने कभी सोचा है किसी भी इंसान की पर्सनल बैलेंस शीट कैसे हो सकती है? पर्सनल बैलेंस शीट कैसे दिखनी चाहिए? पर्सनल बैलेंस शीट में क्या क्या आना चाहिए, उसका इंपॉर्टेंस क्या है? हमारे इस कोर्स में आप अपनी और आपके क्लाइंट की पर्सनल बैलेंस शीट साथियों सिर्फ 10 मिनट में बना सकते हैं। कई बार कस्टमर बोलता है कि अभी नहीं, मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग बाद में करनी है, डिले करता है। तो डिले का हमेशा खर्चा होता है, लॉस होता है। तो अगर डिले कर रहा है कस्टमर तो उसको लॉस कितना होगा उसकी गिनती के लिए भी हम कैलकुलेटर प्रोवाइड करते हैं, जिसको बोला जाता है डिले कॉस्ट कैलकुलेटर। डिले कॉस्ट कैलकुलेटर से साथियों कस्टमर सोचता है कि अगर मैं कल डिसीजन लूं उससे बेटर है मैं आज डिसीजन लूं, तो उसको क्लोजिंग के लिए एक बेहतरीन टूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और हमारे इस कोर्स में 5 प्रकार की बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज दी जाती है दोस्तों।
इसका मतलब यह हुआ कि 22 कैलकुलेटर्स हैं। क्विक फाइनेंशियल टूल्स में 22 प्रकार के कैलकुलेटर्स का हम सॉफ्टवेयर देते हैं, उसके साथ 5 बिजनेस स्ट्रेटेजीज देते हैं, ताकि आप किसी भी HNI के सामने, इंडस्ट्रियलिस्ट के सामने, चार्टर्ड अकाउंटेंट के सामने बैठते हैं, उनके साथ बैठते हैं, तो फाइनेंशियल प्लानिंग का आपको नॉलेज होना चाहिए। आप सही टूल से उनको बता सकें क्या सही है, क्या गलत है, किस तरह से प्लान बनाना चाहिए। तो हमारा ये 5 दिन का कोर्स होता है दोस्तों। अगर आपको इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो हमारे इस दिए हुए नंबर पर QFT इतना लिखकर साथियों भेजेंगे तो पूरी जानकारी आप तक आ जाएगी। और जो मैंने आज आपको बातें बताई वो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। भविष्य के लिए आपकी तैयारी आज से ही शुरू होनी चाहिए। भविष्य बदल रहा है, फाइनेंशियल प्लानिंग की नीड बढ़ रही है, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? अभी ही इस नंबर पर QFT लिख के भेजें और पूरी डिटेल मंगवाएं दोस्तों आपके लिए। हां, अभी भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, आपका भविष्य बहुत ही बढ़िया हो, आपका बिजनेस बहुत ही अच्छा हो, आप बदलते वक्त के लिए अपने आप को बदलें और तैयार करें। ऐसी शुभकामनाएं हैं कि आप हमेशा के लिए ग्रो करते रहें, आपकी इनकम बढ़ती रहे। दोस्तों, धन्यवाद। यस साथियों, आपके लिए यह छोटा सा वीडियो हम लाए थे दोस्तों, आपके लिए, ताकि आपको जानकारी हो। जैसे मैंने बताया कि आप फाइनेंशियल डॉक्टर्स हैं, आप फाइनेंशियल डॉक्टर्स हैं, आपकी कीमत है घी, चीनी, नमक। सही भी है, गलत भी है। किसके लिए कितना सही है, किसके लिए कितना गलत है, वह सिर्फ डॉक्टर बता सकता है। तो उसी तरह इक्विटी भी हर एक के लिए नहीं होती, रियल एस्टेट भी हर एक के लिए नहीं होता, गोल्ड भी हर एक के लिए नहीं होता, क्योंकि हर एक इन्वेस्टमेंट के अलग अलग फायदे, अलग अलग नुकसान, अलग अलग रिस्क होती है। तो किसके लिए कौन सी चीज कितनी सही है वो सिर्फ आप बता सकते हैं, उसका पूरा पोर्टफोलियो बना के, उसका पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग बना के। दोस्तों, अब हम अपनी प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ते हैं साथियों। IPO इफेक्ट इंडस्ट्री के लिए क्या बदलाव लाएगा, इंडस्ट्री में क्या चेंजेस आएंगे। सबसे पहले आप देखिएगा, सरकार ने ओपन अप किया था जब सेक्टर, इंश्योरेंस के सेक्टर को जब ओपन किया था, विदेश से इन्वेस्टमेंट्स आए थे, तो सबसे पहले सरकार ने क्या कहा था, 26% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा। उस इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के 49% किया गया। और इस बजट में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब जो प्राइवेट कंपनीज हैं, उनके जो दूसरे पार्टनर्स हैं आउट ऑफ इंडिया के, उनका प्रतिशत कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है 74% हो सकता है। अब यह खबर है, इस खबर की खबर रखना आपका काम है। 74% अगर दोस्तों प्राइवेट कंपनियों में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा तो इससे इंडस्ट्री में चेंजेस तो 100% आएंगे। कैपिटल बढ़ेगी, उन कंपनियों के पास कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल इनफ्लो बढ़ेगा, पैसे का फ्लो बढ़ेगा। हर एक कंपनी अपना केक का शेयर, अपना मार्केट शेयर, केक का हिस्सा, मार्केट का हिस्सा बढ़ाने के लिए और मेहनत करेगी, हर एक कंपनी।
आप देखिएगा 26% के टाइम पर मार्केट सिनेरियो अलग था, 49% के टाइम पे मार्केट सिनेरियो अलग है, 74% के टाइम पे भी मार्केट में बदलाव आएंगे। हर एक कंपनी अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए जी जान एक कर देगी, जी जान। हाँ, लेकिन एक बात है, एक बात आप अपने लिए एक बार ताली बजाइएगा, जब भी एलआईसी के सामने चैलेंजेस आए हैं, एलआईसी ने अपनी मेंटल प्रूव किया है, एलआईसी ने अपनी ताकत दिखाई है, एलआईसी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है आपकी वजह से, क्योंकि आप डटे रहे हैं, आपने काम किया है डेडिकेशन के साथ। तो मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा, हर एक चैलेंज के टाइम पर एलआईसी को विनर बनाया है आपने। आपके अथक परिश्रम ने, आपकी कोशिशों ने एलआईसी को हर एक बार विजेता बनाया है। इस बार भी साथियों जीत हमेशा आपकी होगी। खाली इंडिया में नहीं, मिडिल ईस्ट में, गल्फ में, जहां जहां पर कतार, ओमान, बहरीन, दुबई, जहां जहां पर एलआईसी की ब्रांचेस हैं, वहां पर एलआईसी का मार्केट शेयर नंबर 1 है। जीसीसी कंट्रीज में एलआईसी लीडिंग है। तो आपकी संस्था को मजबूत बनाया है आपने, तो आपको उसके लिए मैं क्रेडिट दूंगा, बधाई दूंगा। लेकिन आने वाले समय के लिए भी आप दोस्तों हर एक तैयार रहिएगा। फियर्स कंपटीशन हो सकता है, क्योंकि जब पैसा आता है तो हर एक कंपनी अपना दम लगा देगी। उसका कारण बताता हूं, इंडिया में जो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है वो 3% के आसपास है। जीडीपी का 3% जो होता है, जीडीपी टोटल होती है, उसका सिर्फ 3% ही इंश्योरेंस प्रीमियम से आता है। तो अगर डेवलप्ड कंट्रीज के साथ या एशियन मार्केट्स के साथ, जो एशिया में अच्छे कर रहे हैं, उनके साथ कंपेयर करेंगे तो यह रैंक कम है। और 74% आने से ऑल कंपनीज विल ट्राई टू बूस्ट इट, अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और फियर्स कंपटीशन होगा, कंपटीशन और बढ़ेगा, बेहतरीन प्रोडक्ट्स आएंगे। हां, आईआरडीए का रोल अब तक था, अब तक एलआईसी के साथ आईआरडीए का रोल था, लेकिन उसके साथ अब सेबी का भी रोल बढ़ेगा, क्योंकि जब एलआईसी का आईपीओ आ रहा है, पूरा हिंदुस्तान वेट कर रहा है, हर एक पॉलिसी होल्डर को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सबसे बड़ा आईपीओ आ रहा है। तो अब एलआईसी के साथ जो आईआरडीए था, कंट्रोलिंग अथॉरिटी इंडस्ट्री का, कंपनीज का, अब जब आईपीओ आएगा तो सेबी का भी रोल एलआईसी के वर्किंग्स पे, एलआईसी के डिसीजन प्रोसेस पे, एलआईसी के रिजल्ट्स पे सेबी का भी एक नजर रहेगा साथियों। इंडस्ट्री में और क्या चेंजेस हो सकते हैं, जो भी मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, जो भी मैं आपको बता रहा हूं, इसका मेन रीजन है, जब भी आप कस्टमर के सामने बैठते हैं दोस्त, तो आपके पास ऐसे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ऐसे सवालों के जवाब होने चाहिए, ताकि कस्टमर भी एक बार सोचे कि आपके साथ काम कर रहा है, आप प्रोफेशनल हो, आपको यह सब जानकारियां हैं कि अब क्या होगा, कैसे कैसे होगा। प्रोफेशनलिज्म मस्ट। जो साथी मेहनत करेंगे, अपने आप को अपडेट करेंगे, अपग्रेड करेंगे, वो बहुत ही आगे बढ़ेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग मस्ट हो जाएगा इंडस्ट्री में, और उसके साथ सक्सेस की जो एक फॉर्मूला है, ये लिख के रखिएगा। सक्सेस की फॉर्मूला आपके लिए क्या है? सक्सेस की फॉर्मूला दोस्तों रहेगी आपके लिए नॉलेज प्लस टेक्नोलॉजी। नॉलेज, ज्ञान, ज्ञान ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, आपकी ब्रांड बढ़ाता है। अब आप सोचिए, जो आज आपने पॉइंटें सीखी, आप अगर प्रोस्पेक्ट के सामने बात करते हैं तो आपका जो ब्रांड इमेज है, आपकी जो
उसके माइंड में छाप है, उसमें बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप कई बार कस्टमर को ऐसे बोले कि अभी मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, तो सोचिए क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन कस्टमर बोलता है आईपीओ से क्या होगा, और आपने खड़े होकर हाथ मिलाया, बधाई हो, आप अभी कस्टमर के साथ एलआईसी के मालिक भी बनने वाले हो। आपके लिए 10% सरकार ने एक्स्ट्रा रिजर्व रखवाया है। यह अगर आप बोलते हैं तो सोचिए क्या फर्क पड़ता है। जिसके पास जानकारी नहीं है वो टेंशन में आ जाता है कि अब मैं क्या जवाब दूंगा, और जिसके पास जानकारी होती है वो कॉन्फिडेंस के साथ बात करता है अपने कस्टमर को। दिस मेक्स अ डिफरेंस। तो आने वाले समय में नॉलेज और टेक्नोलॉजी आपका भविष्य बनाएगी दोस्तों। एजेंट्स एंड डेवलपमेंट ऑफिसर्स, फ्यूचर ऑफ एजेंट्स ब्राइट होगा। क्योंकि आप सोचिए, जब कंपटीशन नहीं थी आप कितने का पॉलिसी बेचे थे, और जब मार्केट ओपन हुआ तब से आपने कितने की पॉलिसी बेचना शुरू की। थिंकिंग में बदलाव आएगा, क्योंकि जब भी कंपटीशन होती है तो सक्सेसफुल एजेंट अपने आप को डेवलप करते हैं, सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स अपने आप को डेवलप करते हैं। तो फ्यूचर ऑफ एजेंट्स अच्छा है, बुरा है, चैलेंज वाला है, तकलीफ वाला है, बहुत सुंदर है। यह डिपेंड करता है आपके डिसीजन पे कि आप अपना भविष्य कैसा बनाना चाहते हैं। मुझे एक इंडस्ट्री बताइए जिसमें चैलेंजेस नहीं आ रही। हर एक इंडस्ट्री में बदलाव है, हर एक इंडस्ट्री में चैलेंजेस आएंगे। आपका एक डिसीजन अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए आपका भविष्य निर्माण करेगा, सुंदर निर्माण करेगा। जिसने भी बढ़िया डिसीजन लिया, मैंने पहले भी कहा था डिसीजन कभी भी सही या गलत नहीं होता। उस डिसीजन को लेके उसको सही बनाने से डिसीजन सही बनता है, और डिसीजन के बाद बैठ जाने से, किस्मत पे रोने से कुछ नहीं होता। अपने आप को बदलना पड़ेगा। और जिस भी आदमी ने मेहनत की है, ऊपर वाला गवाह है, जिसने अपने आप को चेंज किया है उसका भविष्य कभी भी अंधकार में नहीं रहा है। भविष्य चमकाना दोस्तों अपने हाथ में होता है। तो कभी भी किसी से ऐसा कभी मत पूछिएगा हमारा भविष्य कैसा होगा। अरे भाई, जैसा मैं चाहूंगा वैसा होगा, हमारा भविष्य मेरे हाथ में होगा। न्यू एंड एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आएंगी। आप रियल एस्टेट में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, गोल्ड में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, इक्विटी में कितना कर रहे हैं, डेब्ट में कितना कर रहे हैं, एसआईपी कितना कर रहे हैं, उसमें क्या रिटर्न आ रहा है, उसको कैसे एनालिसिस करना चाहिए। आप फाइनेंस के डॉक्टर बनते हैं, आप रिस्क के डॉक्टर बनते हैं। रिस्क को कितना लेना चाहिए, कितना मैनेज करना चाहिए। घी अच्छा है, सबके लिए नहीं। चीनी अच्छी है, सबके लिए नहीं। नमक अच्छा है, सबके लिए नहीं। दवाई अच्छी है, लेकिन कौन सी दवाई आपके लिए अच्छी है, इसका मतलब आने वाले समय में आपको अपने आप को फाइनेंशियल डॉक्टर, फाइनेंशियल एक्सपर्ट की तरह प्रेजेंट करना पड़ेगा, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी दोस्तों। सो नए प्रोडक्ट आएंगे, एग्रेसिव मार्केटिंग होगा। और आपके लिए क्या होगा दोस्तों, आपको भी हिस्सेदारी मिलेगी। आप भी तो एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स है, तो मैं आपको बधाई देता हूं। आपके लिए भी 10% शेयर्स अलग कोटा में रखे गए हैं, उसमें से आपको भी हिस्सेदारी मिलने वाली है दोस्तों। चेंजेस आएंगे, बदलाव आएंगे, उसके अपडेट्स हम आपको देते जाएंगे। हमारे जो YouTube चैनल पर वीडियोस है, अगर आपने रोज एक देख लिया तो सोचिए जो आज आपको इतने कम समय में जो पॉइंट्स मिले, टू द पॉइंट ज्ञान मिला, अगर आप रोज हमारे चैनल का एक वीडियो देखते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरपूर रहेगा, नॉलेज भरपूर रहेगा, और आपका भविष्य सुंदर बनेगा आपके डिसीजन से। दोस्तों, आप में से जिन साथियों को लगता है और जो चाहते हैं
कि आप फाइनेंशियल डॉक्टर्स कैसे बन सकते हैं, आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कैसे बन सकते हैं। तो हमारा क्यूएफटी के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, कौन से 22 प्रकार के कैलकुलेटर्स देते हैं, कैसे सिखाते हैं, कैसे आप 45 मिनट्स में फाइनेंशियल प्लानिंग बना सकते हैं, इस प्रकार के हमारे अलग अलग कोर्स होते हैं। तो आप यह नंबर अपने पास सेव करके रखिएगा दोस्तों, ताकि आपको बहुत सारी जानकारी मिल सके। जिनको क्यूएफटी का पूरा डिटेल चाहिए वह इस नंबर पर क्यूएफटी लिख के व्हाट्सएप कर दें, कोई भी नंबर पर आपको जवाब आ जाएगा। आपने चैट में जो क्वेश्चंस दिए हैं उसके बारे में अब मैं चैट आपके लिए ओपन रख रहा हूं दोस्तों। अगर आपको कोई सवाल है तो आप चैट में अभी डाल सकते हैं। मैं अभी आपके कोई भी सवाल है उनका जवाब दूंगा। यह 10-15 मिनट जो है हम क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए आपके लिए रखेंगे। लेकिन बहुत सारे साथी एक साथ बात करेंगे तो नॉइस होगा, आप चैट में डालेंगे, मैं अभी आपको उसके क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगा दोस्तों। थैंक यू विजेंद्र जी, आपने जो एलआईसी का प्रीमियम, एलआईसी ने कितना डिविडेंड दिया है एलआईसी ने गवर्नमेंट को, उसका आपने जब सही जवाब दिया तो उसके लिए आपको बधाई। आप तभी इतना बढ़िया काम कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास नॉलेज जो है वो प्रिसाइज है। विजेंद्र जी धन्यवाद, हमारा स्टाफ आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर है। नंबर फिर से, ठीक है दोस्तों, नंबर मैं फिर से आपको बता रहा हूं, आपके लिए स्क्रीन ओपन कर रहा हूं। तो कुछ साथियों ने कमेंट में नंबर फिर से मांगे हैं, तो ये नंबर है। आपका मन में कोई भी दुविधा, कोई भी सवाल हो अवश्य अभी पूछिएगा। मैं 12 मिनट तक दोस्तों आपके साथ हूं, 12 से 15 मिनट। यह नंबर पहले फटाफट लिख लीजिए, क्यूएफटी लिखेंगे तो आपके पास पूरा डिटेल आ जाएगा। दोस्तों आज आपने जो ये सेशन एंजॉय किया, जो भी आपने सवाल पूछे उसके आपको आंसर्स मिले, जो आपने आज कस्टमर के पास कॉन्फिडेंस के साथ इस जानकारी को अगर आप बताते हैं तो आपका बिजनेस भी जबरदस्त बढ़ेगा। आप कॉन्फिडेंस रखें, अपना डिसीजन अपने फ्यूचर के लिए आज से ही तैयारी करें। मार्केट कैसा भी हो, अगर आप तैयार हैं तो मार्केट आपके साथ है। अगर आप तैयार नहीं हैं तो हो सकता है चैलेंजेस अलग हों। तो आपका बिजनेस बढ़िया रहे, आपकी फैमिली बढ़िया रहे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और कमाते रहिए अपने परिवार के लिए। धन्यवाद साथियों, थैंक यू।